हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चकबंदी लेखपाल से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने 2008 में जो चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो जीएस से संबंधित प्रश्न और साथ ही साथ ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, हम लोगों ने उसे एक एक करके सॉल्व किया, उसकी व्याख्या को देखा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा। फिर हम लोगों ने 2015 में जो चकबंदी लेखपाल का प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीएस से संबंधित और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, हम लोगों ने उसका भी व्याख्यात्मक सहित हल को देखा। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में चकबंदी लेखपाल में 2015 में जो द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, हम उन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चेनाब, व्यास, सतलज, रावी। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम वो भारत में नहीं है बल्कि तिब्बत में मानसरोवर, आपने नाम सुना होगा, मानसरोवर के पास में जो राकस ताल है, राकस ताल से ये है जो है राकस ताल से सतलज नदी उद्गम होता है और ये भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपिकला दर्रे से जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सतलज नदी का देखा जाए तो यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम भी जो है इसी सतलज नदी पर है स्थित है। देखिए, हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेना चाहिए, जैसे कि हमें नदियों के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ पे कुछ अन्य नदियाँ भी हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हिमालय नदियाँ हैं, हिमालय जिसका उद्गम जो हिमालय से होता है, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, अगर हम बात करें हिमालय नदी, तो हिमालय नदी को जो हिमालय नदियाँ जो होती हैं उनको हम तीन तंत्र में बांटते हैं। एक तो आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया, ठीक है, दूसरा आपका देखा जाए तो गंगा नदी तंत्र हो गया, तीसरा आपका देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। सिंधु नदी तंत्र से संबंधित ये तीनों नदियां हैं, चारों नदियां हैं। अगर हम सिंधु नदी में नदी देखें तो सबसे उत्तर में देखते हैं सिंधु है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सतलज के बारे में देख लिया। अब देखिए चिनाब नदी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। चिनाब जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो है, सबसे विशालतम है सहायक नदी है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है बारालाचा दर्रा है, वहां से इसका प्रवेश होता है। कैसे प्रवेश होता है? दो नदियां, यहाँ से एक चंद्र नदी और यहाँ से एक भागा नदी, ये दोनों बारालाचा के पास से जो है मिल जाती है और यहाँ से ये दोनों मिल करके चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो कि बारालाचा के पास से ये उद्गम होता है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में इसको चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के भी नाम से जानते हैं। और ये चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य। दूसरा हमें दिख रहा है व्यास नदी। अगर हम देखें, ये व्यास नदी हो गया और चिनाब नदी हो गया, दोनों का ही उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। अगर हम व्यास नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी ऐसी है जिसका प्रवेश पाकिस्तान में नहीं होता, ये भारत में ही जो है उसका उद्गम होता है। और ये पंजाब में देखेंगे हरिके बैराज में ये जाकर के सतलज से मिल जाती है, यानी कि जो व्यास नदी जो है वो सतलज की सहायक नदी है। हरिके बैराज में ये जाकर के जो है किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी तंत्र में कौन सी एकमात्र नदी ऐसी है जिसका प्रवेश पाकिस्तान में नहीं होता है? तो वो नदी कौन सी है? व्यास नदी है। और हम देख रहे हैं रावी नदी की बात करें दोस्तों, तो रावी नदी का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही होता है। और इस नदी का जो बात करें तो इस पे जो है इसका जो इसके बारे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे व्यास कुंड में देखा जाए, यहीं से इसी जो है इसी के पास व्यास कुंड है जहाँ से इसका उद्गम होता है, किसका? व्यास नदी का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रावी नदी के किनारे कौन सा है? लाहौर शहर स्थित है पाकिस्तान का। और यहीं पे 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, वो इसी नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, रावी नदी के तट पे हुआ था, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, 1920 का। ठीक है, तो इस तरीके से था हम लोगों का आज का पहला प्रश्न। अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। ठीक है, 1929, ठीक है, माफ करिएगा, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसी रावी नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? लसालगांव या फिर इस्माइलपुर, कटरा या फिर आज़ादपुर। देखिए, आज़ादपुर जो मार्केट है ना, ये दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे जो एशिया की सबसे बड़ी जो प्याज की मंडी है वो देखा जाए, ये आपका लसालगांव है। लसालगांव कहाँ पे? नासिक में है। और नासिक कहाँ पे है दोस्तों? अगर इसकी बात की जाए तो
ये देखा जाए महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक में लसाल गांव में जो है वो एशिया का सबसे बड़ी जो है वो प्याज की मंडी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तारकेश्वरी सिन्हा, सुचिता कृपलानी, या फिर मायावती, या फिर विजया लक्ष्मी पंडित। करेक्ट आंसर इज बी, सुचिता कृपलानी जो है ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ध्यान रखिएगा, किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी है और ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और सुचिता कृपलानी की बात करें तो इनका जो समय था 1963 से लेकर के 1967 के बीच में था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे ये भी आप बता सकते हैं, तो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जो है वो उत्तर प्रदेश के पहले जो है मुख्यमंत्री थे। यहाँ पे देखिए मायावती जो है 4 बार जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न है कि वित्तीय समायोजन, यानी कि समायोजन भी कह सकते हैं, समावेशन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना किसकी घोषणा, जनधन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2014, 15 अगस्त 2014, या फिर 28 अगस्त 2014। करेक्ट आंसर इज बी, माफ करिए डी, यानी कि 28 अगस्त 2014 को इसको आधिकारिक तौर पे प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो बैंक खाता होना चाहिए, बैंकिंग से जोड़ना जो है उद्देश्य था, प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग से जोड़ना, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सके, यही है वित्तीय समावेशन। और इसी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करने, जिसको आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था 28 अगस्त 2014 को किया गया था, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था क्योंकि इस योजना ने अपने 7 वर्ष पूरे किए हैं, तो इसलिए अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा कि 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? 4 नदियां, 8 नदियां, 12 नदियां, या केवल गंगा नदी? करेक्ट आंसर इज डी, केवल गंगा नदी को ही नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और ये 20,000 करोड़ के बजट से प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 2014 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है, जिसको हम अन्य नाम से अगर देखा जाए तो किस नाम से जानते हैं? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, इसे हम अन्य नाम से जानते हैं। उद्देश्य क्या है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को प्रदूषण जो है, गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और साथ ही साथ गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे परियोजना को शुरू किया गया था, जिसमें केवल एक ही नदी सम्मिलित है, वो है क्या? गंगा नदी सम्मिलित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कार्य जो है इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा जो है क्रियान्वित किया जाता है, तो वो मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा प्राधिकरण मंत्रालय, गंगा का जो है मंत्रालय के द्वारा, गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। देखिए ये इससे पहले भी जो अभी हम लोगों ने जो पेपर सॉल्व किया उस पर भी इसी तरीके का प्रश्न आया था, डेसिबल से ही संबंधित कि ट्रैक्टर की ध्वनि किस तरह से होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो देखिए इस सब से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये सब पोर्शन हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों के जब 2 व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं तो उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो आवाज़ है वो कितने डेसिबल स्तर तक होना चाहिए? लगभग 10 डेसिबल तक, लगभग 20 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 5 डेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि लगभग 30 डेसिबल होना चाहिए। डेसिबल क्या होता है? ये एक इकाई होती है, मात्रक होती है किसकी? ध्वनि की तीव्रता को जो है मापने की इकाई होती है डेसिबल। और अगर 2 लोग वार्तालाप कर रहे हैं तो उनके बीच की जो आवाज़ का जो डेसिबल होना चाहिए लगभग 30 डेसिबल होना चाहिए। यहाँ पे जो अगर हम लोग 10 डेसिबल पे बात कर रहे होते तो पता है जैसे भुनभुनाहट होती है ना, वैसा ही होता है। अगर हम बात करें तो एक तरीके से अगर हम इसमें अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो सर्वोपयुक्त माना जाता है कि हाँ ठीक है, इतने
तक होना चाहिए। तो 45 डेसिबल जो होता है इसको हम क्या मानते हैं, सर्वोपयुक्त मानते हैं, ठीक है। अगर हम इससे ज़्यादा बढ़ते हैं यानी कि 75 डेसिबल से अगर हम आगे बढ़ गए तो वो क्या होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। और अगर हम 85 डेसिबल तक पहुंच गए तो इसी को हम शोर कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आवाज़ की जो गति है, जो स्तर है, अगर वो 85 डेसिबल से ऊपर हो गया या 85 डेसिबल तक तो वो शोर होता है। देखिए इसीलिए हम लोगों ने ट्रैक्टर की बात किया था इसके पहले कि ट्रैक्टर की जो आवाज़ है, जैसे कि आपके घरेलू जो वाहन होते हैं या फिर जो आप अपने कार्य के लिए जो वाहनों का इस्तेमाल करते हैं उनकी भी जो डेसिबल स्तर होना चाहिए वो 90 तक होना चाहिए, ठीक है। इसमें ट्रैक्टर की बात किया गया था। इसी तरीके से क्योंकि 85 डेसिबल से ऊपर तो शोर होने लगता है, वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये इसका कुछ स्तर था जिसको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, 25 कैलोरी होती है, 100 कैलोरी होती है, कोई कैलोरी नहीं होती, 10 कैलोरी होती है। देखिए पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, ठीक है। 1 लीटर पानी में हो चाहे पानी में, कोई कैलोरी नहीं होती, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है हमारा, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है, लकड़ी, पॉलीमर, पत्थर या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा, ठीक है। पॉलीमर जिसे हम क्या कहते हैं, बहुलक भी कहते हैं, ठीक है, बहुलक, पॉलीमर। जैसा कि आप जानते होंगे बहुलक क्या होता है, जो सरल अणु जो होते हैं, ठीक है, सरल अणु जो होते हैं तो कितने जो अणुओं को मिला करके यानी कि लगभग सरल अणुओं को मिला करके इनके संयोग से बने जो उच्च अणु वाले जो यौगिक होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है या फिर पॉलीमर कहा जाता है। जैसे कि आपका पॉलीथीन हो गया, जैसे कि आपका नायलॉन हो गया, जैसे कि बैकलाइट हो गया, ये सब क्या है, ये सब पॉलीमर होते हैं और ये उच्च अणु वाले जो है यौगिक होते हैं। और इनको जब आप जलाते हैं ना, एक तो ये बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं और दूसरा ये बहुत अधिक क्या करते हैं, तपिश पैदा करते हैं, ठीक है। तप यानी कि बहुत ज़्यादा तप, देखते हो बहुत तेज़ी से जलता है, बहुत तेज़ी से चिपक जाता है ये पॉलीमर्स जो होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉलीमर्स क्या होते हैं और ये कौन से पॉलीथीन हो गया, आपका नायलॉन हो गया, ये सब हो गया। अगला हमारा, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है, राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज डी है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो घोषित किया जाता है वो किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। किसके सिफारिशों के आधार पे, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर्स कॉस्ट एंड प्राइजेस की जो सिफारिश की जाती है, उन सिफारिशों के आधार पे जो है केंद्र सरकार जो होता है वो एमएसपी को घोषित करता है। और वर्तमान में देखा जाए तो 13 फसलों पर, जैसे 23 फसलों पर, ठीक है, 23 फसलों पर एमएसपी घोषित की जाती है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। जिसमें से हम देखेंगे तो 4 आपके कौन कौन से, अगर हम इसको भी डिवाइड करें तो 7 आपकी फसलें हो गई और आपका देखा जाए 5 दालें हो गई, ठीक है, दलहन फसलें हो गई, और फिर 7 जो है तिलहन हो गई, और 4 जो हो गई आपकी क्या हो गई, वो आपके नगदी फसल हो गई, ठीक है। उनसे संबंधित जो है ये सारे, इससे 23 फसलों पे एमएसपी जो है वो लागू किया जाता है। तो किसके द्वारा, ठीक है, भारत सरकार ने जो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के सिफारिशों के आधार पर कृषि विभाग और सहयोग भारत सरकार के द्वारा इसको घोषित किया जाता है एमएसपी को, ठीक है। वर्तमान में कितने, 23 फसलों पे, ठीक है। अगला हमारा, पुरस्कृत फिल्म लाइफलाइन जिसे 126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया, भारत के किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाता है या दर्शाती है, उत्तराखंड, बिहार, केरल या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर इज ए, उत्तराखंड राज्य जो है उसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि को ये फिल्म जिसका नाम है लाइफलाइन, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री, एक लघु फिल्म है जिसको निर्देशित किया गया था एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता थी, जिनका नाम अगर देखा जाए तो अगर उनके नाम को देखा जाए तो उनका नाम था जैन डायसन, ठीक है। जैन डायसन जो है, जैन डायसन के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया था। मैक्सिमम जो है 16 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है और इस फिल्म के जो मुख्य किरदार रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के, वो यहाँ के ही उत्तराखंड के निवासी, इनका नाम है मकर सिंह, ठीक है। मकर सिंह जो है, इन्हीं के ऊपर इस फिल्म को जो है फिल्माया गया है और उनके संघर्ष को इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से ये आर्थिक लाभ हेतु किस तरीके से मेहनत करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे अपने कम्युनिटी के लिए, अपने पूरे समुदाय के उत्थान के लिए जो इनका परिश्रम है, जो इनका त्याग है,
उसको इस फिल्म में दिखाया गया। बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप भी देख सकते हैं। अभी आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा लाइफलाइन, मैंने भी देखा। मात्र 16 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, इसमें इनको जो है फिल्माया गया। और इस फिल्म को देखा जाए 126 देशों में 14,000 बार जो है एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया। एक तरीके से सच में बहुत ही अच्छा एक मैसेज देती है हमें कि किस तरीके से हमें मेहनत करना चाहिए। तो ठीक है, जेन डायसन के द्वारा इसको निर्देशित किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक शोधकर्ता थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड पे, ये उत्तराखंड की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसको इस फिल्म में दर्शाया गया है। ठीक है, अगला है समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि संत कबीर जी की जयंती। संत कबीर दास, यहाँ पे कबीर दास होना चाहिए था। संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई? 2 जून 2015, 2 जुलाई 2015, 2 अगस्त 2015, 2 मई 2015। देखिए ये 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 2 जून 2015 को जो है वो संत कबीर दास की जयंती को मनाया गया था। लेकिन वर्ष 2021 में जो मनाया गया था वो मनाया गया था 24 जून को मनाया गया था। ठीक है, ये 2021 में। कारण क्या है, जो कबीर दास की जो जयंती मनाई जाती है उसके जो ये मनाया जाता है, जो प्रत्येक मास की जो पूर्णिमा होती है उसमें इनकी जयंती को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इनके जो जन्म को लेकर के जो है इतिहासकारों में इनके जन्म समय को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है, जिसमें से इनके कुछ इतिहासकार जो जन्म मानते हैं वो 1398 से लेकर के लगभग 1518 तक मानते हैं। और कुछ जो है इतिहासकार वो मानते हैं कि इनका जो जन्म था, लगभग जो जन्म का पूरा इनका जीवन काल था वो 1440 से लेकर के 1518 के बीच में जो है वो मानते हैं। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो चूंकि ऐसा कहा जाता है कि एक ब्राह्मण विधवा से इनका जन्म हुआ था और उसने लोक लज्जा से इनको जो है छोड़ दिया था एक नदी के पास में। फिर एक नीरू और नीमा नाम के जुल्हे ने, ठीक है, नीरू और नीमा नाम के जुल्हे ने वाराणसी में जो लहरताल जो है, लहरतारा जो तालाब है वहीं के पास से इनको उठाया था। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो आप जब आप मध्यकाल पढ़ते हैं भारत के इतिहास में तो उसमें जब भक्ति आंदोलन चलता है तो ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। और भक्ति आंदोलन में देखा जाए तो ये निर्गुण शाखा से संबंधित है और एक ईश्वरवाद का ये क्या करते थे, एक ईश्वरवादी संत थे। ठीक है, ये हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एकता पे ये बल देते थे और इसी के साथ साथ ये मूर्ति पूजा हो गया, जात पात हो गया, छुआछूत, इन सबों का खुल के विरोध करते थे। ठीक है, बहुत सारे दोहे इनके फेमस हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने बचपन में भी पढ़ा होगा। वैसे बहुत ही कटु आलोचना करते थे, ना सिर्फ हिंदुओं की, मुस्लिम की, सबकी खुल कर ये आलोचना करते थे। कहाँ पे बैठ के? वाराणसी में ही बैठ करके। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो ये ध्यान रखेगा कि प्रत्येक मास की पूर्णिमा को इनकी जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2021 जो कि भी पिछले साल था तो 24 जून को इनकी जो है पूर्णिमा मनाई गई थी कबीर दास जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ब्रिक्स बैंक जिसे हम क्या कहते हैं, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के भी नाम से जानते हैं, और इसका मुख्यालय मुंबई, शंघाई, जोहान्सबर्ग या फिर मैक्सो। करेक्ट आंसर इज बी है। चीन के शंघाई में ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो है वो है आपका हेडक्वार्टर है, शंघाई में है। ब्रिक्स जैसा कि आप जानते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का मिलकर के एक समूह है और इसके द्वारा वर्ष 2014 में एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में रहा है क्योंकि इसमें देखा जाए 4 सदस्य जुड़े हैं नए, जिसमें से सितंबर में 3 सदस्य जुड़े थे, बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई। ठीक है, बांग्लादेश था, उरुग्वे था और यूएई जो था, ये 3 सदस्य। और अभी दिसंबर में देखा जाए तो मिस्र जो है इस एनडीबी का सदस्य, टोटल इस समय जो है 9 सदस्य हो गए, जब बना था तो 5 सदस्य थे। अब इस समय मिस्र यानी कि बांग्लादेश, उरुग्वे और आपका देखेंगे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, ये 4 नए सदस्य जुड़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैक्सिको, चीन, भारत, ब्राजील। लेकिन नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाए तो ये देखिए आपका भारत है। ठीक है, भारत जो है ये नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अगर हम लोग नींबू की बात करें तो अगर हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो नींबू क्योंकि भारत है सबसे, भारत के बाद अगर देखा जाए तो मैक्सिको आ जाता है। ठीक है, मैक्सिको के बाद देखा जाए तो आपका कौन है, चीन है। ठीक है, और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राज्यों में सबसे ज़्यादा नींबू उत्पादन कौन करता है तो वो करता है गुजरात करता है। ठीक है, गुजरात के बाद पूछा जाए कौन करता है तो आंध्र प्रदेश करता है। और फिर अगर आंध्र प्रदेश के बाद सीक्वेंस पूछे तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जो है नींबू का उत्पादन करता है। और विश्व में हम लोगों ने क्या देखा, भारत के बाद, माफ़ करिएगा यहाँ पे अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, ठीक है,
विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत हो गया, मैक्सिको हो गया। देखिए ये फल की कैटेगरी में नींबू आता है, तो अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि फल उत्पादन में विश्व में सबसे आगे देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फल उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। उसके बाद देखा जाए तो भारत करता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो कौन करता है, ब्राज़ील करता है, फिर यूएसए करता है, फिर आपका कौन करता है, तुर्की करता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए भारत जो है किन किन फलों के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है या पहले स्थान पे, तो देखिए हम लोगों ने नींबू देखा, फिर आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, कटहल हो गया। इन सब फलों का उत्पादन में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए नींबू की बात, जिसमें हम विटामिन सी मिलता है, और अगर कौन सा ऐसे सिट्रिक एसिड से ये परिपूर्ण होता है, अगर किसी को जो है इम्यून पावर भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। दांत और मसूड़े से संबंधित जो बीमारियां अगर होती है तो उसमें भी हम विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपसे ये पूछ दे कि हम नींबू में किस भाग का खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें नींबू में जो नींबू वर्ग के जो फल होते हैं उनमें हम एंडोकार्पिक जूसी हेयर, ठीक है, एंडोकार्पिक जूसी हेयर का, वो छोटे छोटे दाने जिसमें जूस रहता है, हेयर जैसे लगते हैं, तो एंडोकार्पिक जूसी हेयर का इस्तेमाल किया जाता है खाने में। ठीक है, तो नींबू वर्ग के पौधे में जो खाने वाला भाग होता है उसको ये चीज़ कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भारत हो गया नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक। सेकंड नंबर पे मैक्सिको हो गया, बार बार रिपीट करिए, खूब याद कर लो, एकदम रट लो। अगला हमारा की निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? चीनी युआन, जापानी येन, यूरोपीय यूरो या फिर यूएसए डॉलर? इस पे हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, ये हो जाएगा चीनी युआन का जो है अवमूल्यन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2015 में भारतीय स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से गिर गई थी। ठीक है, अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको, इससे हमें क्या पता चलता है, दिनांक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका डेट से आधारित प्रश्न पूछा जाता है, 23 जून, 20 जून, 5 जून या फिर 27 जून। करेक्ट आंसर इज सी, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? देखिए मतदान से भी, इलेक्शन से भी संबंधित प्रश्न है। जब ये प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2015 में, ठीक है, 2015 में पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखा जाए तो यहाँ पे हमें बी दिख रहा है। 2015 के अकॉर्डिंग वर्तमान में देखा जाए तो 33 देशों में, ठीक है, 33 देशों में इस समय मतदान करना अनिवार्य है। ठीक है, अगला है हमारा चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसको निषेध है, किसका निषेध है? ठीक है, अगर कहीं पे चुनाव आचार संहिता लागू हो गई तो उस समय कौन कौन सी चीज़ों को जो है रोका जाता है? घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण या फिर उपयुक्त सभी सब। ठीक है, जिससे जो चुनाव आचार संहिता जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसको लागू किया जाता है। ये एक तरीके से नियमावली है, ठीक है, नियम, ठीक है, नियमावली है जो कि जो राजनीतिक दल होते हैं और जो कि प्रत्याशी होते हैं उनके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इस नियमावली को तैयार किया जाता है। और ये चुनाव की जो है पहले लागू कर दी जाती है चुनाव से पूर्व, और जिसका पालन करना सबके लिए जरूरी है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो चाहे वो प्रत्याशी हो, उनका पालन करना सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके तहत देखा जाए कि जब ये लागू हो जाता है तो किसी को भी, किसी पार्टी को ना घृणाजनक कोई भाषण देना है, ना पुतला जलाना, ना प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना है, ना ही निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण करना है जब कोड ऑफ कंडक्ट जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966 या फिर 1 जनवरी 1960? करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो खाद्य निगम अधिनियम 1964, ठीक है, 1964 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी एफसीआई की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। वर्तमान में अगर आपसे पूछ दे कि इसका अध्यक्ष कौन है तो वो है आतिश चंद्रा जो है, ये इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आतिश चंद्रा जो है वो एफसीआई के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 13 मार्च? ये दिन तो पूरे देशवासी नहीं भूले होंगे, सबको ये दिन पता होगा। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह को, ठीक है, साथ ही साथ सुखदेव को और उनके साथ राजगुरु को फांसी दी गई थी। पूछा जाए प्रश्न कहाँ दिया गया तो पाकिस्तान में जो लाहौर में स्थित जो सेंट्रल जेल, जिसे हम लाहौर सेंट्रल जेल कहते हैं,
वहाँ पे इन तीनों लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। और यहाँ पे जो है इसे उस समय किस नाम से जानते हैं, तो लाहौर में स्थित इसको कोट लखपत जेल के भी नाम से जानते हैं। अगर ये भी आ सकता है, कोट लखपत जेल को ही हम किस नाम से जानते हैं, लाहौर सेंट्रल जेल के नाम से जानते हैं। 23 मार्च को दी गई थी फांसी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर में करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर दिनांक आ गया। हमें क्या है कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना कि डेट से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछेंगे। देखिए यहाँ पे एक साथ ही कई डेट दे दिए, तो आपको डेट आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए, उनकी थीम भी पता होनी चाहिए। चलिए आते हैं यहाँ पे प्रश्नों पे। यहाँ पे एक तरफ दिवस दिया है, दूसरी तरफ दिनांक दिया है। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए अभी हाल ही फिलहाल में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था और यहाँ पे देखिए पुडुचेरी में प्रधानमंत्री जी भी गए थे 25वें राष्ट्रीय जो है युवा दिवस मनाने के लिए। कहाँ पे, पुडुचेरी, और ये 12 जनवरी को मना। इसका तो हमें ये आंसर मिल गया। दूसरा विश्व डाक दिवस हो गया, यहाँ पे विश्व डाक दिवस जो हो गया वर्ल्ड पोस्ट डे हो गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे जो है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, अभी जल्दी मनाया जाएगा। और विश्व डाक दिवस जो कि मनाया जाता है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इससे हमें करेक्ट आंसर क्या मिल जाता है, बी मिल जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे की भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। जनगणना 2011 था, उसी के आधार पे इस प्रश्न को पूछा गया है। तो 43 है, 53 है, 63 है या फिर 33। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में 10 लाख से अधिक शहरों की जो आबादी वाला जो शहर है, शहरों की आबादी वाला 10 लाख से अधिक जो है वो कौन सा है, कितने शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है, वो 53 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। और अगर आप बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए 7 शहरों की जो आबादी है वो 10 लाख से अधिक है। आपसे पूछा जाए तो भारत में सबसे बड़ी आबादी वाला शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है मुंबई है। ठीक है, मुंबई के बाद देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली है, उसके बाद कोलकाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो आपका चेन्नई आ जाएगा, फिर उसके बाद बेंगलुरु है। ये 5 ऐसे देश हैं सबसे बड़े आबादी वाले देश जो है, माफ करिएगा शहर हैं, देश के सबसे बड़े आबादी वाले ये शहर हैं। ठीक है, मुंबई सर्वाधिक आबादी वाला है। ठीक है, अगला है संकल्प प्रदान अभियान किसने प्रारंभ किया था, बिल गेट्स, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन या फिर बराक ओबामा। करेक्ट आंसर आ जाते हैं इस पे बिल गेट्स पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन के जो संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट के, उनके द्वारा संकल्प प्रदान अभियान को आरंभ किया गया था। अगला है भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। देखिए क्रांति रिवोल्यूशन से भी संबंधित लगातार प्रश्न पूछे गए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इससे संबंधित। इनके भी तथ्यों को, जितने भी रिवोल्यूशन है सब याद कर लीजिए। चाय और कॉफी के उत्पादन से, कच्चे चमड़े के उत्पादन से, या फिर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इस बी है। ठीक है, कच्चे चमड़े के उत्पादन से भी, उर्वरक से भी भूरी क्रांति ब्राउन रिवोल्यूशन जो है वो संबंधित है। और आपसे अगर पूछा जाए कि इस रिवोल्यूशन के जनक कौन है, तो हीरालाल। ठीक है, हीरालाल चौधरी जो है वो भूरी क्रांति के जनक है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया था, जैसे कि श्वेत क्रांति हो गई, वर्गीस कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति का जनक उनको कहा जाता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अंडे का है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था रजत क्रांति से संबंधित इंदिरा गांधी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था सैम पेत्रोदा के द्वारा पीली क्रांति जो कि तिलहन से संबंधित थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जिनके आपके नाम पता होना चाहिए, किससे संबंधित है ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये क्रांतियों के जनक कौन रहे हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए स्वीट क्रांति चल रही है, स्वीट रिवोल्यूशन शहद उत्पादन से संबंधित। ठीक है, अगला है हमारा बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से, या फिर मौर्य काल से। करेक्ट आंसर इस बृहद जो सांची का स्तूप है जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। किस नदी के पास में, तो बेतवा नदी के पास में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप जो कि मौर्य काल के शासक है अशोक। ठीक है, मौर्य काल के बारे में आप लोगों ने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा। मौर्य काल का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। किसको अध्यस्त किया था, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अध्यस्त किया और नंद वंश के स्थान पे मौर्य वंश की स्थापना की, और मौर्य वंश का ही
शासक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो बिंदुसार का पुत्र अशोक के ही समय का है, जो कि 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का ये देखा जाए तो सांची का स्तूप है। और इसको आगे चल के जब हम देखते हैं कि मौर्य वंश के बाद देखा जाए शुंग वंश आता है, बृहदत्त की हत्या करके किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना की जाती है। और पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र है अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र शुंग, ठीक है, आपने मालविकान मित्रम सुना होगा, इन्हीं पे आधारित है। तो अग्निमित्र शुंग के द्वारा इस सांची के स्तूप का क्या किया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया था और फिर इसको और विशाल बनाया गया और बड़ा बनाया गया था, किसके द्वारा, अग्निमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है। कहा भी जाता है ऐसा कि जो शुंग वंश था वो विरोधी था बौद्ध धर्म का, ऐसा नहीं था। कई सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि शुंग वंश के शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म से भी संबंधित जो स्तूप वगैरह थे उनको क्या किया गया था, जीर्णोद्धार किया गया था, जिसमें एक एग्जाम्पल हमें बृहद सांची स्तूप में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कि किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना हाल में की थी। देखिए 2015 में पूछा गया था और ये देश कोई नहीं, नेपाल है। नेपाल में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है, संविधान कभी बनता है कभी बिगड़ता है उनके, ठीक है। तो नेपाल उस समय जो है हाल ही में संविधान की रचना की गई थी, नए संविधान की, ठीक है, नेपाल में। अगला है हमारा, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पे उस समय पूछा गया था सबसे ज़्यादा मदिरा का सेवन जो है किस राज्य में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में किस राज्य में मदिरा को बैन जो है निषेध कर दिया गया है, किस राज्य में अलाउ नहीं है, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में, मथुरा के पास में जो है मदिरा हो गया और आपका क्या हो गया, बुचड़ खाने को भी सरकार के द्वारा बंद किया गया था। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जिनको आपको अपडेट होकर चलना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है 2015 के परिप्रेक्ष्य में कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब। करेक्ट आंसर इज सी है, केरल में जो है उस समय सर्वाधिक जो है मदिरा का सेवन होता था, ठीक है। ये डायरेक्ट तथ्य वाले प्रश्न है, इसमें हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की हमें आवश्यकता नहीं लग रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देखें, यहाँ पे धर्म दिए हुए हैं और उनसे संबंधित जो है धर्म से जो संबंधित जो क्लास है उससे संबंधित हमें सूची 2 में दिया है। यानी हिंदू से संबंधित देखिए कौन कौन सा है, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया। डायरेक्ट इस पे आंसर पे चलते, देखिए हिंदू किससे संबंधित हो जाएगा, हिंदू है सनातनी धर्म से और आर्य समाज, ठीक है। मुस्लिम आपको पता ही है, 2 सिया और सुन्नी, ठीक है। सिख के बारे में आप लोग निरंकारी और नामधारी, और देखिए यहाँ पे हमें कैथोलिक दिखता है और प्रोटेस्टेंट दिखता है, ये आपका ईसाई, ठीक है। रोम में क्या है, कैथोलिक है। आप वेस्टर्न नेशन में जाएंगे तो प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। ये सब ईसाई धर्म के ही एक तरीके से स्कूल्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हमें ए में ही 4 ऑप्शन दिख रहा है। यहीं से हमें जो है ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड भी हमें पता होना चाहिए। देखिए अगर हमें सिर्फ पहले का पता होता, ए का 4 है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे करते, क्विक करके एग्जाम में अपने समय बचाने के लिए डायरेक्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन कहीं पे भी 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हिंदू का क्या हो जाएगा, सनातनी और आर्य समाज। मुसलमान का क्या हो जाएगा, शिया और सुन्नी। सिख का क्या हो जाएगा, निरंकारी और नामधारी। और ईसाई का क्या हो जाएगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। अगला है हमारा कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। यहाँ पे आर्द्र भूमि है, झील भी नहीं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। डायरेक्ट वाले प्रश्न हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। राजस्थान में जो है ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। कोई नहीं, अपना उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे गेहूं का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। वर्ष 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक स्थान पे होता है। और आपसे सीक्वेंस भी लगाने को पूछ सकता है, हो सकता है इसके बाद भी पूछ देते हो। इसके बाद कौन सा, एक बार आ चुका है प्रश्न, चाय से संबंधित प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक जो है चाय का उत्पादन कौन करता है, एक लाइन से दे दिया था, तो कंफ्यूज कर सकता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहले स्थान पे तो हमें उत्तर प्रदेश दिख रहा है, और वहीं अगर आपसे दूसरा स्थान पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है, और तीसरे स्थान पे देखा जाए तो आपका पंजाब है, ठीक है। पंजाब जो है ये सबसे उस पर। अगर आपसे विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो भाई वो कौन है, चीन है। चीन के बाद कौन करता है भाई, भारत करता है।
भारत के बाद कौन करता है, तो वो करता है रूसी संघ करता है। रूसी संघ के बाद देखा जाए तो यूएसए करता है, ठीक है, यूएसए करता है ये सब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका देखा जाए पंजाब, और वही देखा जाए अगर हमें ये दिखता है कि विश्व में तो चीन, चीन के बाद भारत, फिर रूसी संघ, फिर यूएसए, ठीक है। अगला हम बात करें तो वर्ष 2019 से लेकर के वर्ष 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है? 7, 9, 6, उपयुक्त कोई नहीं। देखिए यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर जो दिख रहा है वो उपयुक्त कोई नहीं है, बहुत से लोगों को मिला है। हमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जान लेना चाहिए, हमें उन लोगों के बारे में विशेष कर ध्यान देना चाहिए जो लोग भारत के नागरिक थे और उन्होंने जब इस पुरस्कार को यानी कि नोबेल पुरस्कार को जब प्राप्त किया तो वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्योंकि बहुत से लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला लेकिन वो भारत में जन्मे थे, लेकिन भारत के मूल के थे, लेकिन वो दूसरे देश में थे, ठीक है, यानी कि भारतीय मूल के थे और ये भारत के नागरिक थे। तो इसमें से अगर देखा जाए सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो ये देखिए स्वीडन में जो नोबेल फेडरेशन के द्वारा स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो देखिए शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक रसायन के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें भारत का जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। उन्हें कौन सी रचना किया था? गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। और अगर हम देखें ऐसे 4 व्यक्ति थे जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया और वो भारत के नागरिक थे और जब पुरस्कार को प्राप्त कर रहे थे वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले जो है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर आता है नंबर 1930 की बात है तो 1930 में सीवी रमन के द्वारा जो है, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। फिर 1998 की बात है, अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन से संबंधित प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा लेखपाल में ही। तो अमर्त्य सेन ने 1998 में इन्होंने अर्थशास्त्र में मिला, अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में जो उनका कार्य था अमर्त्य सेन का, जो उनका योगदान था, जिसके कारण से 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया और जब ये पुरस्कार को प्राप्त कर रहे थे तो ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हाल फिलहाल में 2014 में मिला, किसको मिला? कैलाश सत्यार्थी को मिला, ठीक है, शांति का पुरस्कार मिला, ध्यान रखिएगा इनको अर्थशास्त्र में इनको शांति के, और इन्होंने अपने पुरस्कार 2 लोगों को एक साथ मिला था संयुक्त रूप से, पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को और साथ ही साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को शांति पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी जो कि देखा जाए इनको शांति के क्षेत्र में मिला था और ये बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कार्य करते हैं और इनके साथ इनका एक आंदोलन चलता है, बचपन बचाओ आंदोलन भी कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया जाता है। तो हाल फिलहाल में वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला। तो 4 ऐसे लोग हैं, बाकी और भी लोग हैं जो भारत में जन्मे थे लेकिन भारत के नागरिक थे, भारतीय मूल के थे, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? बीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह या फिर बीडी जत्ती? करेक्ट आंसर इज बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि ये भारत के राष्ट्रपति थे और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर हम इनके समय की बात करें तो देखा जाए 1967 से लेकर के 1969 तक जो है ये राष्ट्रपति थे और अपने जो है कार्यकाल के ही दौरान इनका असमय देहावसान हो गया, जिसके कारण से जो है ये अपने राष्ट्रपति कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद जो है एक देखा जाए तो अभिनय राष्ट्रपति बनाया गया। किनको बनाया गया? वीवी गिरी को बनाया गया, कुछ ही दिन थे। वीवी गिरी के बाद देखा जाए तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ये पहले न्यायमूर्ति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो है वो बीवी गिरी के बाद है। उसके बाद देखा जाए बीवी गिरी जो है भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर के भी राष्ट्रपति थे। वर्तमान में देखा जाए तो 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन है आपका जो वर्तमान में देखा जाए तो इस समय जो है रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित भी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके पहले पूछा था कि ठीक है भारत के पहले राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा था, तो इसलिए ध्यान रखिए हमें राष्ट्रपति की पूरी जो सूची है उससे संबंधित आपको सारी चीजें, तथ्य, खासकर महत्वपूर्ण तथ्य
कि राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे, 2 बार राष्ट्रपति कौन थे, कौन जो थे पहले उपराष्ट्रपति थे फिर भारत के राष्ट्रपति बने। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ना, ये इनके बारे में अगर बात किया जाए तो ये 1962 में ना उपराष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति भी बने। 1963 में देखा जाए तो इनको भारत रत्न में भी मिला था, ठीक है, भारत रत्न से भी ये सम्मानित किए गए थे। तो ये चीज़ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो राष्ट्रपतियों से संबंधित है और आपको याद होने चाहिए। अगला है हमारा, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, निकेल, चांदी, सोना, तांबा। तो देखा जाए सोने के साथ जो है, सोने धातु पर जो है नाइट्रिक एसिड जो है, जो कि क्या होता है, ये आपका बेअसर हो जाता है। लेकिन अगर जो अम्ल राज होता है, अम्ल राज यानी कि आपका नाइट्रिक एसिड और साथ ही साथ देखा जाए या ये इसके बारे में तो HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका रेशियो कितना होना चाहिए 1:3। इन विलय के साथ जो है सोने का, जब सोने के साथ ये क्या कर लेता है, अभी क्रियाशील हो जाता है, जिसमें सोना क्या होता है, घुल जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये किन किन धातुओं के साथ जो है वो क्रिया करता है? तो सबसे पहला जो है देखा जाए तो नाइट्रिक अम्ल देखा जाए निकेल के साथ करता है, ठीक है। दूसरे बात करें तो चांदी के साथ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तांबे के साथ करता है, एल्यूमिनियम के साथ जो है वो करता है, ठीक है। और वहीं पे देखा जाए जिंक के भी साथ जो है, इन सब धातुओं के साथ नाइट्रिक अम्ल जो है क्या करता है, क्रियाशील होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और आज की लास्ट प्रश्न में चलते हैं कि भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? रामेश्वरम, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर इज सी, मुंबई में जो है तटवर्ती शहर में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। और ये पुल देखा जाए किस नदी पर है तो माहिब बे, ठीक है, माहिब बे नदी पर स्थित है। माहिब बे नदी में देखा जाए बांद्रा राजीव जो गांधी, जिसको हम कहते हैं बांद्रा वर्ली या फिर राजीव गांधी सी लिंक पे है। और यह पुल देखा जाए अरब सागर को एक भाग से किससे जोड़ता है? बांद्रा को जोड़ता है। एक तरफ अरब सागर का एक भाग होगा और दूसरे तरफ बांद्रा को जो है ये जोड़ता है। और अगर पूछे कितना लंबा है तो 5600 जो है ये मीटर लंबा है, ठीक है। तो मुंबई में स्थित है। उस समय के 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 2015 में जीएस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व किया। द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे, जो द्वितीय पाली का एग्जाम था, अब हमारा बचेगा ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था चकबंदी लेखपाल के द्वितीय पाली में 2015 में, उनको हम सॉल्व करेंगे। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।